हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। जैसा कि हम लोग यहाँ पर सीटेट 5 जुलाई के बारे में 5 जुलाई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज बेसिकली हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो आज बेसिकली हम लोग सीडीपी और सीडीपी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे के बारे में बहुत इन डेप्थ अध्ययन करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखते हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर में अगर आप देखेंगे तो हर यानी कोई भी ऐसा ईयर नहीं होगा जिसमें जीन पियाजे से क्वेश्चन ना बना हो। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए जीन पियाजे को इन डेप्थ कवर करना जरूरी हो गया कि जैसे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको क्या क्या चीज फेस करनी पड़ेगी और कौन कौन से सिद्धांत से रिलेटेड जीन पियाजे के बारे में क्वेश्चन आते हैं, उनसे हम लोग सीखेंगे। तो यानी उनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आइए डिस्कस करते हैं जीन पियाजे के बारे में। यानी ऐसे साइकोलॉजिस्ट, ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने जो है खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर उन्होंने प्रयोग भी किया, तो अपने बच्चों पर जो है सबसे पहले अपने बच्चों पर से प्रयोग करना स्टार्ट किया और उन पर अध्ययन करके इन्होंने बहुत सारी थियरीज जो लिखी और जो भी यानी साइकोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया काफी अहम हो जाता है। आइए सीखते हैं कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के जनक कहे जाते हैं जीन पियाजे। यानी जीन पियाजे के बारे में हम लोग सीखेंगे। जीन पियाजे, जीन पियाजे, अगर आपके पास ऑप्शन आता है कि जीन पियाजे जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास के जनक हैं या विकासात्मक विकास यानी विकासात्मक के भी जनक कहे जाते हैं, विकासात्मक या संज्ञानात्मक, यानी कहा जाए कि संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन कहे जाते हैं, तो जीन पियाजे कहे जाते हैं। संज्ञानात्मक मतलब कि यानी जो थिंकिंग प्रोसेस है, बच्चा क्या सोचता है, किस लेवल पर जो है, यानी 0 से 2 साल का बच्चा है तो उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या होगी, और उसके आगे यानी 2 से 7 साल या 7 से 11, तो इस तरह से यानी बच्चा जो है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो बच्चा है वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसका जो माइंड है वो डेवलप होता जाता है, विकास की ओर बढ़ता जाता है। और यानी बच्चा जो है स्टार्टिंग में वो कैसे सीखता है, एक छोटे से बच्चे का अगर आप एग्जाम्पल लें, और इन्होंने भी अपने बच्चों पे ही एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा और वो 10 से यानी 15 की एज में आते आते सब कुछ सीख जाता है लगभग। तो यानी इन स्टेजेस का इन्होंने अध्ययन किया कि कुछ इन्होंने कैटेगराइज जो किया कि 0 से 2 साल का बच्चा है, तो 0 से 2 साल का बच्चा है तो वो भी सोच रहा है, और यानी 0 से 2 साल के बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, उसके आगे कैसे कैसे प्रोसेस बने। तो अगर इनके बारे में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले कि जीन पियाजे क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास, यानी ज्ञान जो है, यानी बच्चे की जो स्मृति है, जो क्षमता है, सोचने की बुद्धि है, उसे क्या कहते हैं, उसे संज्ञान कहते हैं। यानी बच्चा जो है खुद के अंदर उसके पास ये पावर है, वो खुद के पास सोचने समझने की क्षमता होती है, और उसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है और सीखता जाता है। इसी कड़ी में जैसे वाइगोत्स्की जस्ट अपोजिट कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चा है वो समाज से इंटरेक्ट करके सीख रहा है, यानी समाज में वो जो भी देख रहा है, जो भी परिवेश देख रहा है अपने आसपास, वो उससे इंटरेक्ट करके सीख रहा है। लेकिन जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। जीन पियाजे क्या कहते हैं, जो बच्चे हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं। यानी इनका कहना है कि बच्चे जो हैं उनके अंदर खुद की थिंकिंग पावर है, और वो कैसे विकसित होगी, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनके अंदर ये थिंकिंग पावर जो है, सोचने की क्षमता, चीजों को कैटेगराइज करने की क्षमता, वो बढ़ती जाती है धीरे धीरे। यानी कह सकते हैं ये कथन जो है बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, ये किसका कथन है, तो जीन पियाजे का। विकासात्मक या संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन कहे जाते हैं, जीन पियाजे कहे जाते हैं। ठीक है, यानी स्मृति, सोचना, थिंकिंग प्रोसेस, ये सारी चीजें किसकी हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं, यानी इनके थ्रू अगर बच्चा सीख रहा है, अपनी स्मृति के थ्रू, अपने चिंतन, तो यानी जो है ये चीजें किसमें आएंगी, तो ये जो है ये संज्ञानात्मक विकास के थ्रू आएंगे। तो यानी बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, जीन पियाजे कहते हैं।
और इसी के साथ साथ जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो हमारे बराबर सोचते हैं, यानी एक वयस्क बच्चा या एक जो है व्यक्ति जो है जितना सोचता है बच्चे भी उतना ही सोचते हैं। यानी क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि जो बच्चा है, तो बच्चा अगर कहा जाए कि जितना वयस्क सोचता है, वयस्क और बच्चा जो है, वयस्क और बच्चा जो है वो सेम सोचता है, सेम सोचता है। यानी कि कहा जाए कि जितना बड़ा सोचते हैं, अगर बड़े जो है वयस्क बच्चे के अंदर, किशोरावस्था के बच्चे के अंदर अगर मान लिया जो है 2 से 4 हजार थॉट्स आ रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो ये जो अगर छोटा बच्चा है इसके अंदर भी उतने ही थॉट्स आते हैं। अगर कहा जाए कि अमाउंट, तो अमाउंट जो है वो सेम है, अमाउंट सेम है। यानी सोचता जो बड़ा सोचता है जितना, उतना ही छोटा सोचता है, लेकिन डिफरेंट हो जाता है प्रकार, यानी प्रकार भिन्न भिन्न होता है। कैसे? अब प्रकार भिन्न भिन्न होता है इसका मतलब ये है कि जो है छोटा बच्चा जो है वो अपने अकॉर्डिंग सोचेगा, अपने यानी वो टॉयज के बारे में सोच सकता है, या जो यानी वो खेल रहा है वो अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग सोचेगा। लेकिन जो बड़ा है उसकी प्रॉब्लम्स अलग है, वो अपने अकॉर्डिंग सोचेगा। यानी और उससे ज्यादा जो मेच्योर हो जाते हैं, यानी कहा जाए कि जो है तीनों यानी पराहम की स्थिति में हो जाते हैं, जो वो अलग हो रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सामाजिक और नैतिक दृष्टि से सोच रहे हैं। तो इस कंडीशंस में कहा जा सकता है कि जो छोटे बच्चे हैं और या फिर बड़े, सोचते सभी हैं, यानी अमाउंट सबका सेम होता है, सबकी फीचर यानी सबकी थिंकिंग जो है वो सेम है, अमाउंट सेम है, लेकिन प्रकार भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न यानी छोटा बच्चा अपने प्रोस्पेक्टिव से, अपने जो है बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग, और बड़े जो है अपने लाभ और हानि के अनुसार सोचते हैं, या अपनी कंडीशन, अपनी अवस्था के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यानी यहाँ पर अगर बात की जाएगी जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे कहते हैं, जीन पियाजे ने अहम केंद्रित यानी इगोसेंट्रिक स्पीच को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। यानी अहम केंद्रिता को ज्यादा महत्व किसने नहीं दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। और बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, ये किसके स्टेटमेंट के अनुसार, तो ये भी जीन पियाजे के स्टेटमेंट के अनुसार। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो कैसे पूछा गया है, तो यहाँ पर ये पूछा जाता है कि अहम केंद्रिता को किसने कम करके आंका है। क्वेश्चन क्या होता है, अहम केंद्रिता को किसने कम करके आंका है, कम करके आंका है। तो किसने आंका है कम करके, तो जीन पियाजे ने। कैसे? अहम केंद्रित मतलब इगोसेंट्रिक बच्चा। और इगोसेंट्रिक क्या होता है, इगोसेंट्रिक यानी आपने जो है आसपास अपने छोटे बच्चों को देखा होगा। अब छोटे बच्चे क्या करते हैं कि वो जो भी, यानी अगर एक खिलौना भी है और खिलौना जो है वो तोड़ते जाते हैं और बोलते जाते हैं कुछ ना कुछ, यानी ये यहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ जुड़ेगा, वो अपने आप बोलते जाते हैं। या फिर बड़े भी, जैसे हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, कोई क्वेश्चन, तो ये कर दिया, इसके बाद ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, यानी ये चीज क्या होती है, ये जो है अहम केंद्रिता जो है, यानी बच्चा जो है सेल्फ को मोटिवेट करने के लिए ये बोलता रहता है। और इस चीज को वाइगोस्की ने बहुत महत्व दिया है। अगर कहा जाए कि अहम केंद्रिता को, इगोसेंट्रिक को वाइगोस्की की बात की जाए, तो वाइगोस्की ने बहुत महत्व दिया है। कैसे? तो वाइगोस्की कहते हैं कि जो बच्चा है अगर वो कुछ बोल रहा है, यानी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए या खिलौना खेलते हुए अगर वो कुछ बोल रहा है कि इसे यहाँ जुड़ना चाहिए, इसे यहाँ जुड़ना चाहिए, या इसके बाद ये होना चाहिए, एज अ लाइक, इसमें एग्जाम्पल कैसे दिया जाता है, इसमें एग्जाम्पल हो जाता है कि जैसे कोई लड़की है और वो जिग्सा पहेली को सॉल्व कर रही है। जिग्सा पहेली अगर आपने जो है, मैंने इन्वायरमेंट की, ईवीएस की 3rd 4th 5th की ईवीएस क्लासेस की एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी 3rd 4th 5th की कवर करा दी है। और डियर एस्पिरेंट, अगर आपने ये नहीं देखी है प्रीवियस ईयर की जो मैंने वीडियोस कवर कराई हैं, आप प्लीज उन्हें देखें। और क्योंकि अगर आप पूरी चीजें यानी जो है लेक्चर बाय लेक्चर कवर करते हैं तो आप इजिली कनेक्ट करते रहते हैं। और फर्स्ट लेक्चर से यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर जीन पियाजे से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, चाहे आप कोई बुक उठा लें, अगर मान लिया कि आपने सीडीपी की लूसेंट उठा ली, और इसके अलावा वैसे किसी बुक का नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर यानी आप कोई भी बुक देखते हैं, सीडीपी की हो गई या पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर इनकी थियोरीज में या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, तो काफी वेरिएशन हो जाता है इसके आंसर में। और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे, फिलहाल ये जो फाइनल क्लास
जीन पियाजे की होने वाली है। तो यहाँ से जो है आपके डाउट्स बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, और कौन सी चीज किसमें आ रही है, बस इस टाइप किसमें रखा जाना चाहिए, वो चीज यहाँ पर आप देखेंगे आज। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल जिक्सा पहेली की बात कर रहे थे। तो जिक्सा पहेली यानी जिक्सा क्या होता है, जिक्सा पहेली मतलब एक खेल है, और यानी जहाँ पर एज अ लाइक पजल, और पजल जब आप सॉल्व करते हैं किसी प्रॉब्लम को या किसी पजल को, तो आप कार्ड्स को जो है अलग अलग जो डिफरेंट कार्ड होते हैं उनको एक पास ऐड करके एक जो फाइनली फिगर बनाना होता है, एक चित्र, उसे आप जो है जोड़ करके कई सारे कार्ड्स को इकट्ठा करके जोड़ करके एक फाइनल जो फिगर बनाना होता है वो बनाते हैं। इसको कहते हैं जिक्सा पहेली। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लड़की, मान लिया वो जिक्सा पहेली को सॉल्व कर रही है, और जिक्सा पहेली को सॉल्व करते हुए वो अपने आप से बातें कर रही है, या अपने आप को कि ये प्रोसेस यानी जो है उसे एक प्रोसेस में जोड़ दिया है, और जो आगे के कार्ड्स जोड़ने वो अपने आप को गाइड कर रही है। जो गाइड कर रही है तो उसे इन्होंने क्या कहा, यानी जीन पियाजे ने अहम केंद्रिता को कहा। अहम केंद्रिता को इन्होंने कम करके आता है इस बेसिस पे, इन्होंने कहा जो बच्चा है, अगर वो बच्चा अपने आप को बोल बोल करके जो है जो कोई भी खेल खेल रहा है उसमें अगर वो बोल रहा खुद से कि ये करना है ये करना है, तो ये जो है ये किसी तरह की उसको जो है सेल्फ मोटिवेट नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को यानी अपने आप को गाइड नहीं कर रहा। इन्होंने कहा सिर्फ ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ बोलने का कार्य कर रहा है, यानी इससे इन्होंने कोई महत्व नहीं दिया। ये सिर्फ क्या कर रहा है, बोलने का कार्य कर रहा है, बोलने का कार्य कर रहा है, यानी इन्होंने इसको कोई जो है महत्व, अहम केंद्रिता को कोई महत्व नहीं दिया। जबकि जो है यानी अहम केंद्रिता आप देखेंगे कि इसका मीन्स क्या है बेसिकली, तो जो इगोसेंट्रिक या यहाँ पर जो बच्चा खुद को मोटिवेट करने के लिए या खुद को डायरेक्ट करने के लिए जो कुछ बोल रहा है, वाइगोस्की उसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच। यानी अगर जो है बच्चा खुद को गाइड करने के लिए, खुद को गाइड करने के लिए कुछ बोल रहा है, ये आप अपने पास नोट कर लें और कंफ्यूजन आपको क्लियरिटी आ जाएगी इनमें। तो यानी अगर बच्चा खुद को गाइड करने के लिए बोल रहा है तो उसे इसे जो है वाइगोस्की क्या कहते हैं, इसे वाइगोस्की जो है इसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। वाइगोस्की क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच, स्पीच या फिर व्यक्तिगत वार्ता, क्या कहेंगे, व्यक्तिगत वार्ता। अब व्यक्तिगत वार्ता मतलब कि यानी खुद से बच्चा बातें करना, इसको कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। तो व्यक्तिगत वार्ता को वाइगोस्की ने बहुत महत्व दिया है। इन्होंने कहा बच्चा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को गाइड करने के लिए खुद को बोल रहा है कि उसने ये कर दिया है, अभी ये करना है, तो वो खुद बोलता जाता है। तो जो है वाइगोस्की ने इसे प्राइवेट स्पीच कहा है, जबकि जो जीन पियाजे हैं इसको इगोसेंट्रिक कह रहे हैं। और इगोसेंट्रिक में जो जीन पियाजे हैं वो कहते हैं कि जो बच्चा है, जैसे कि यहाँ पर एक और तथ्य आ जाता है इगोसेंट्रिक के साथ साथ, यहाँ पर ये आ जाता है कि जो बच्चा है वो कहता है कि यानी अगर वो कुछ बोल रहा तो अहम केंद्रिता में जो है भाव ये आता है कि जो बच्चा है उसका कहने का मतलब है कि वही सही है, और यानी वो जो कर रहा है वही सही है, वो जो सोचता है बड़े भी वही थिंकिंग रखते हैं। इसको भी जो है अहम केंद्रिता से रिलेट करके जो है पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आपने दो चीजें सीखी कि अहम केंद्रिता को कम करके किसने आंका है, तो अहम केंद्रिता को इगोसेंट्रिक स्पीच को कम करके जीन पियाजे ने आंका है। महत्व किसने दिया है, वाइगोस्की ने। वाइगोस्की ने इसे क्या कहा है, वाइगोस्की ने इसे प्राइवेट स्पीच या जो है व्यक्तिगत वार्ता कहा है। और 2019 में यही सेम क्वेश्चन जो है कि व्यक्तिगत वार्ता किससे रिलेटेड है, तो व्यक्तिगत वार्ता, या फिर क्वेश्चन था कि जो एक लड़की है वो अपने आप को या बच्चा है अपने आप को गाइड करने के लिए बोल रहा है, बोल बोल करके जो है अपना फिगर या अपनी चित्र कंप्लीट कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे वाइगोस्की के अनुसार, तो वाइगोस्की के अनुसार इसे व्यक्तिगत वार्ता या प्राइवेट स्पीच कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। तो अहम केंद्रिता सीखा आपने, प्राइवेट स्पीच देखा वाइगोस्की के संदर्भ में, और जीन पियाजे में ये नन्हे वैज्ञानिक हैं, बच्चे जो है खुद को गाइड करने के लिए, इनमें जो होता है थिंकिंग प्रोसेस जो होती है खुद को जो है यानी बच्चे जो हैं यानी जो भी सोचते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, जो करते हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें जो है वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। ये उनका संज्ञान है, जो है थिंकिंग जो है कुछ भी सोच पाते हैं वो ज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग
यानी अगर कहा जाए कि जो जीन पियाजे हैं, तो जीन पियाजे क्या कहते हैं, तो जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा है वो सबसे पहले अगर एनवायरनमेंट में आया, अगर वातावरण में आया, तो वो सबसे पहले कहाँ से सीखेगा, तो सबसे पहले वो जो है अनुवांशिकता, हेरिडिटी से, यानी सबसे पहले बच्चा जो है वो अनुवांशिकता से सीख रहा है, आनुवांशिकता से। और क्वेश्चन जैसे यहाँ पर था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि जो अनुवांशिकता है, तो अनुवांशिकता क्या है, तो अनुवांशिकता एक स्थिर गुण है, और अनुवांशिकता के बारे में बताया है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ईवीएस में भी ये पार्ट कवर किया गया है, और जो मैंने प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर जो है 2011 वाला करवाया था उसमें भी आया था। तो ये जो अनुवांशिकता है, तो ये अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिकता एक स्थिर कारक होता है। एक स्थिर कारक मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जो है ये बचा रहेगा, स्थिर रहेगा, ये कुछ ना कुछ जो भाग है, जैसे कि टॉल एंड शॉर्ट का जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है नियम दिया और मटर के पौधे पर प्रयोग करके, तो यहाँ पर जो अनुवांशिकता है उसको क्या कहेंगे, स्थिर कारक। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्लियर। उसके बाद यानी जीन पियाजे क्या कहते हैं, तो जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा है उसमें कुछ गुण जो है वो अनुवांशिकता से आ गए, और उसके बाद धीरे धीरे यानी कुछ गुण उसने अनुवांशिकता से ले लिए, और उसके बाद वो समाज से भी इंटरेक्ट करेगा, और यानी सबसे पहले अनुवांशिकता, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुवांशिकता से कुछ गुण रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो समाज से भी कुछ सीखता है। यानी ये नहीं कह सकते कि अगर सामाजिक जो है सामाजिक विकास आता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम वाइगोत्स्की को नहीं रख सकते। हालांकि अगर आपके पास सामाजिक विकास आता है कि सामाजिक विकास के थ्रू बच्चा सीख रहा है या सांस्कृतिक परिवेश से बच्चा सीख रहा है, आप तुरंत और तुरंत इसे वाइगोत्स्की जो है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि जो है सामाजिक के थ्रू बच्चा सीख रहा है, तो ये चीज जो है वो जीन पियाजे भी ये बात स्वीकार करते हैं कि जो बच्चा है वो उसके समाज में एनवायरनमेंट में जो कुछ भी हो रहा है वो उससे भी इंटरेक्ट कर रहा है, उससे भी कुछ ना कुछ वो जो है सीख रहा है। लास्ट में कंडीशन आती है कि अनुवांशिकता जो है अनुवांशिकता से कुछ गुण जो है उसने ग्रहण किए, और उसके बाद जो है कुछ जो है अनुवांशिकता के बाद इसके पास कुछ अनुभव आ जाते हैं, एक्सपीरियंस आ जाते हैं। तो यानी जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वो पहले तो कुछ गुण अनुवांशिकता से आ गए, फिर कुछ एक्सपीरियंस से आ गए, अनुभव से आ गए, और यानी कुछ कार्य किया उसने और उसमें उसने सीखा है। मान लिया छोटा बच्चा है और उसे आपने कई बार मना किया कि आप आग के पास ना जाओ, और यानी वो नहीं मानना है। उसके बाद उसने एक बार क्या किया, आग में हाथ ले जा करके देखा, जैसे ही वो उसको जला तो उसे फील हुआ कि यहाँ पर ले जाने पर हाथ में गर्म लग जाएगा। अब ये क्या हुआ, अब वो दोबारा कभी आपको मना नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। उसने क्या, उसने अपने अनुभव से सीख लिया कि ये चीज जो जल रही है वो गर्म है। तो यानी एक्सपीरियंस से बच्चा सीख रहा है, उसके बाद वो समाज से भी कुछ इंटरेक्ट करके चीजें सीख रहा है। और लास्ट कंडीशन जो है कि लास्ट में बच्चा जो है वो इक्विलिब्रियम या फिर कह सकते हैं जो बच्चा बाद में जो है वो संतुलीकरण, संतुलनीकरण यानी संतुलनीकरण, संतुलनीकरण प्रोसेस यानी कि जो बच्चा है, यानी यहाँ पर आप देखेंगे संगठन और अनुकूलन। तो संगठन और अनुकूलन इससे कई सारे क्वेश्चंस जो है पूछे ही जाते हैं, और मैं इस चीज को बेसिकली बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो है एडेप्टेशन क्या है, अनुकूलन क्या है, एसिमिलेशन क्या है और एकोमोडेशन क्या है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यानी संतुलनीकरण जो बच्चा है यहाँ से सामाजिक जो है इंटरेक्ट करने के बाद, सामाजिक सोशल इंटरेक्ट करने के बाद बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ यानी चीजों को कैसे, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ स्कीमा बना होता है हर चीज का। उसके बाद वो उसमें कुछ सुधार करता है, और सुधार करने के बाद लास्ट स्टेज होती है समायोजन की। तो अभी हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं, इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर जो है अवस्थाओं की बात की जाए, यानी यहाँ पर आपने सीखा जो बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बड़ा होने के साथ साथ वो किन किन चीजों से जो है सीखता चला जा रहा है जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है। तो अनुवांशिकता से, अनुभव से, सामाजिक परिवेश से भी, और संतुलनीकरण से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टेजेस की। तो स्टेज में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, और यानी यहाँ से जो आपने संतुलनीकरण देखा, लास्ट स्टेज जो मैंने सामाजिकरण के बाद संतुलनीकरण लिखा मैंने, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें बच्चा जो है कंफ्यूजन टू क्लैरिटी जाता है। यानी जो जो उसके पास कंफ्यूजन पहले से जो होते हैं किसी चीज के बारे में
कि ये डॉग है, ये कैट है, या उनमें से कुछ कंफ्यूजन हो रहा है उसको कि ये भी डॉग है और व्हाइट कैट भी है और ब्लैक कैट, यानी उनमें जो भी कंफ्यूजन होता है तो संतुलनीकरण की कंडीशन में वो कंफ्यूजन टू क्लैरिटी जाता है, क्लैरिटी जाता है। तो कंफ्यूजन टू क्लैरिटी संतुलनीकरण में जाता है, चौथी स्टेज में जाता है। यानी एक तरह से जो उसके अंदर जो स्कीमा में जो भी गलत अवधारणाएं फीड हो चुकी होती हैं उनको सुधारने का, उन कंफ्यूजन को दूर करने का कार्य जो है चौथी स्टेज संतुलनीकरण में हो जाता है। ठीक है, अब ये स्टेजेस जो है वो समय के साथ साथ अपने आप जो है, जीन पियाजे जिसको जो है प्रमोट करते हैं, जीन पियाजे कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वो अपने आप जो है, यानी उसके माइंड का आईक्यू लेवल बढ़ता जाएगा और वो चीजों को सीखता जाएगा अपने संज्ञान के स्तर पर, अपनी बुद्धि के विकास के स्तर पर वो सीखता जाएगा। तो इस कड़ी में सबसे पहले अगर स्टेजेस की बात करें, स्टेजेस की, तो आप नोट करते जाएं और यहाँ के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा जो है आज की क्लास के बाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेज, तो स्टेजेस कितनी बांटी है जीन पियाजे ने, तो 4 स्टेजेस में इन्होंने बांटा है, 4 स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज क्या है, तो फर्स्ट स्टेज की अगर बात करें तो मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज की अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेज होती है इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था। इंद्रिय गामक अवस्था कितने से कितने ईयर्स, 0 से 2 ईयर्स की होती है। और 0 से 2 साल का जो बच्चा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इंद्रिय गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, तो सेंसरी मोटर यानी सेंसेस के थ्रू वो सीखेगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें बच्चा जो है, जिसमें इंद्रियों का यूज हो रहा हो, यानी मुख्यतः जो है 5 इंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, मुख और त्वचा। तो ये जो 5 इंद्रियों के थ्रू अगर जो बच्चा है वो सीख रहा कुछ, अब आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि जो 0 से 2 साल का बच्चा है, अब 0 से 2 साल का जो बच्चा है वहां पर आप देखेंगे कि जो है बच्चा वो अपने हाथ पैर हिला करके, क्योंकि 2 साल का बच्चा आप सोच सकते हैं कितना छोटा है, अब वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास का जो परिवेश है वहां पर सिर्फ वो अपने हाथ पैर हिला करके जो है अपनी जो है संवेदना को या अपने अपने भाव को व्यक्त कर सकता है। तो यहाँ पर ये स्पर्श के थ्रू वो माँ के जो है माँ के स्पर्श को पहचान सकता है। तो जहां पर भी इन इंद्रियों का यूज हो जाए, यानी अगर कहा जाए आँख कान नाक त्वचा, या फिर कहा जाए कि सेंसर्स के थ्रू या इंद्रियों के थ्रू बच्चा कुछ सीख रहा है, अगर ऐसी फीलिंग या क्वेश्चन पढ़ने से ऐसा पता लगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर सेंसरी मोटर स्टेज या इंद्रिय गामक अवस्था कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है इंद्रिय गामक अवस्था। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि एक छोटा बच्चा है और जो छोटा बच्चा है आपने किसी मोबाइल या टॉर्च की लाइट जलाई, और टॉर्च की लाइट जलाने पर आप देखेंगे अगर इस स्टेज का बच्चा है 0 से 2 ईयर्स का, तो वो क्या करेगा, वो उस लाइट की ओर बढ़ेगा। यानी अगर आपने टॉर्च जलाई तो वो टॉर्च को पाने के लिए यानी उस रोशनी की ओर चलेगा। यानी एज एग्जाम्पल आप मोबाइल उसको दिखाते हैं तो मोबाइल पाने के लिए वो जो है उसके पास आएगा। ये चीज क्या हो रहा है, ये लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, यानी दूसरी चीज क्या कहा जाए कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार किसमें करेगा बच्चा, तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो है वो इंद्रिय गामक अवस्था का बच्चा ही करेगा। 0 से 2 साल वाला जो बच्चा है वही जो है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को यहाँ पर दर्शाएगा, यानी वो उस चीज को गोल को पाने की कोशिश करेगा। कंफ्यूज कहीं नहीं होना है आपको। अगर आता है लक्ष्य ढाल या जो है लक्ष्य ढाल, अगर कहा जाए गोल रेडियंट, तो गोल रेडियंट किसने दिया है, अगर कहा जाए गोल रेडियंट या लक्ष्य ढाल का सिद्धांत, तो लक्ष्य ढाल जो है वो हल का है। लक्ष्य ढाल का सिद्धांत किसने दिया है, हल ने दिया है। अब ये लक्ष्य ढाल गोल रेडियंट अलग है और ये जो गोल यानी लक्ष्य निर्देशित जो व्यवहार है, यानी यहाँ पर गोल जो निर्देशन है, तो गोल जो है डिडक्शन या लक्ष्य निर्देशन जो है ये अलग है और लक्ष्य ढाल अलग है। अब दोनों में अंतर क्या है ये भी शब्द समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन आप फेस कर सकते हैं ये क्वेश्चन। तो लक्ष्य ढाल जो है, लक्ष्य ढाल उसको कहते हैं कि मान लिया जो है कोई जो है बच्चा है
और उसको रेस निकालनी है जो है कंपटीशन की, और रेस निकालनी है तो बच्चा जो है एट लास्ट जहाँ पर जो है बॉर्डर लाइन आने वाली होती है, अब बॉर्डर लाइन के पास सहसा उसकी स्पीड जो है एकदम से तेज हो जाती है। क्यों तेज हो जाती है? क्योंकि उसको लक्ष्य दिख रहा है सामने कि अगर इतना सा फास्ट दौड़ ले जाए तो हो सकता है वो फर्स्ट सेकंड रैंक में आ जाए। तो इसलिए यानी जब कहीं लक्ष्य दिखने लगता है तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी स्पीड जो है उस जगह पर तेज हो जा रही है। इसको क्या कहते हैं? लक्ष्य ढाल, यानी लक्ष्य की तरफ ढाल है। तो यहाँ पर क्या होगा? गोल रेडियन, और यहाँ पर स्पीड जो है एकदम से बढ़ जा रही है। तो लक्ष्य ढाल का सिद्धांत किसने दिया है? हल ने दिया है। जबकि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी जो है गोल डिडक्शन बिहेवियर जो है वो कहाँ होगा? वो इंद्रिय कामक अवस्था में होगा। तो इंद्रिय कामक अवस्था लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को दर्शाता है। इसके अलावा वस्तु स्थायित्व, तो वस्तु स्थायित्व की बात की जाए तो वस्तु स्थायित्व भी किसमें आएगा? इंद्रिय कामक अवस्था में। क्योंकि यहाँ पर आप इसलिए ना कंफ्यूजन होइए क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए, अगर एज एग्जांपल आप लुसेंट की बुक उठाते हैं आप उसमें भी कंफ्यूजन हो जाएंगे। वहां पर इंद्रिय कामक में आपको दिखाई पड़ेगा वस्तु स्थायित्व जीवित रूपन, और जस्ट नीचे जो वर्गीकरण किया गया है वहां पर आप देखेंगे इस चीज को वस्तु स्थायित्व को दर्शा दिया जाता है पूर्व संख्यात्मक अवस्था में। तो कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो आप देखेंगे कि जो वस्तु स्थायित्व है जो डिफरेंट बुकों में कई जगह जो है आपको डिफरेंट मिलेगा, लेकिन वस्तु स्थायित्व जो है वो इंद्रिय कामक अवस्था में आप सही करें, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उसमें भी वस्तु स्थायित्व जो है वो इंद्रिय कामक अवस्था में सही किया गया आंसर है आयोग द्वारा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वस्तु स्थायित्व है वो किसमें होगा? वो इंद्रिय कामक अवस्था। अब वस्तु स्थायित्व का क्या मतलब होता है? वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है एज अ लाइफ, जैसे आपने उसको मोबाइल दिखाया या मार्कर दिखाया, अब वो चीज आपने उसको तुरंत छुपा लिया, यानी जो है मार्कर या मोबाइल आपने छुपा लिया, तो वो उस चीज को पाने के लिए यानी आपसे रोएगा या जो भी है उस चीज को पाने की कोशिश करेगा। ये क्या है? ये वस्तु स्थायित्व है। ये वस्तु स्थायित्व एज अ लाइक, जैसे आपने लक्ष्य निर्देशित देखा, यानी लक्ष्य उसको वो चीज पाना हो जाता है, यानी आपने वो जो चीज उसने देखी वो उसको पाना, या फिर उसने देखा कि मोबाइल की टॉर्च और उसकी तरफ वो आगे बढ़ेगा, जो है आगे अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करेगा। किसके थ्रू? इंद्रियों के थ्रू, यानी वो अपनी आंख कान नाक या त्वचा ये इंद्रियों को आगे बढ़ाने की कोशिश, ये लक्ष्य निर्देशित है। और यहाँ से जो वस्तु का स्थायित्व हो रहा है, यानी वस्तु स्थायित्व यहाँ पर आएगा, तो वस्तु इसको जो चीज देखेगा उसको पाने की कोशिश, तो ये वस्तु स्थायित्व हो गया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हो गया, या इंद्रियों के थ्रू या सेंसेस का यूज करके जो है कोई भी क्वेश्चन बनता है उसको आप किस स्टेज में रखेंगे? उसको 0 से 2 इयर्स इंद्रिय कामक अवस्था में रखेंगे। नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, नेक्स्ट स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। तो क्या है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 इयर्स की, 2 से 7 इयर्स, ठीक है। यहाँ पर बच्चा क्या होगा? तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहम केंद्रिता या इगोसेंट्रिक जो बच्चा है, इगोसेंट्रिक बच्चा है वो इस जो है स्टेज में होगा। जीन पियाजे की कौन सी अवस्था के अंतर्गत अहम केंद्रिता को दर्शाया गया है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि यानी 2 से 7 इयर्स, और इसको भी कैटेगराइज कर दिया जाता है यानी 2 स्टेजेस में, और 2 से 4 इयर्स जो हो जाता है 2 से 4, और फिर उसके बाद 4 से 7, यानी इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो उसको जैसे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर अहम केंद्रिता जो है वो कहाँ पर होगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जो भी बच्चा है यहाँ पर जो बच्चा है यानी इन्होंने अहम केंद्रिता को कम करके आंका है, और इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो बच्चा है वो कह रहा है कि यानी कुछ भी अगर वो व्यवहार करता है बिहेवियर, यहाँ पर एक चीज आपने सुनी होगी, जैसे कहते हैं कि जो बाल हट जो होती है वो बहुत जो है यानी मानने लायक नहीं है, बाल हट है। तो इस चीज को आप यहाँ से रिलेट करें, यहाँ जो बच्चा है उसका मतलब है कि वही सही है, यानी बच्चा अपने आप को कहेगा कि वही सही है, वही जो कर रहा है वो वही सही है, और जो यानी वो जैसा सोच रहा है बड़े भी वैसा ही सोच रहे हैं। और इसके लिए वो कोई भी चीज अगर मांग रहा है आपसे तो उसके लिए वो जो है यानी रोना वगैरह ये सब मचा रहा है, तो इसको क्या कहना है? यानी वो सोच रहा है कि जैसा वो सोच रहा है जिस चीज के लिए बड़े भी वैसा ही सोच रहे हैं, इसको कहते हैं। यानी यहाँ पर इन्होंने अहम केंद्रिता को
जो है जीन पियाजे ने कम करके आंका है। और अहम केंद्रता किस स्टेज की बात कर रहे हैं, तो अहम केंद्रता जो है इगोसेंट्रिक जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है जो है जीन पियाजे में। इसके अलावा जो है यानी अहम केंद्रता हो गया, और इसके अलावा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आप क्या देखेंगे, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में चूंकि आपने वस्तु स्थायित्व जो है वो वस्तु स्थायित्व जो है वो आपने इंद्रियगामक अवस्था में जो है देख लिया। इसके अलावा बात करते हैं जो है इगोसेंट्रिक बच्चा है, और इसके अलावा जो भी वो विकास कर रहा है, या एक तरह से कह दें कि अगर मान लिया यहाँ पर अगर हम तीसरी स्टेज लें, तो तीसरी स्टेज और इसमें क्या क्या डिफरेंट है। तो अगर तीसरी स्टेज कहा जाए तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गया। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर पूरी तरह से वर्गीकरण करना आ जाएगा, उसको क्लासिफिकेशन करना आ जाएगा, और सीरीज में बांटना आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो है कंजर्वेशन आ जाएगा। तो इसको 3 स्टेजेस में आप बांट कर सीख सकते हैं, कंजर्वेशन, 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 क्लासिफिकेशन, 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 और सीरीज के लिए सीरीजेशन, सीरीज के लिए। तो यानी यहाँ पर आप देखोगे सीरीज के लिए आप देखोगे तो जो है यानी पहले सबसे पहली बात आती है कंजर्वेशन, यानी जो है संरक्षण, संरक्षण। तो अगर आपसे कहा जाए कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को अगर कहा जाए स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। तो यानी 3 स्टेज की बात की जाए, अगर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था और ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ये तीनों चीजें तीसरी स्टेज को बता रही हैं। अगर यहीं पर बात की जाए कि आगमन की थिंकिंग यानी आगमनात्मक विचार जो है वो किस स्टेज में आता है, तो आगमनात्मक विचार जो है वो तीसरी स्टेज का है। आगमनात्मक थिंकिंग या आगमनात्मक विचार। और आगमनात्मक विचार क्या था, उदाहरण, यानी उदाहरण पहले पेश किए जाएं, उसके बाद सूत्र वगैरह सिखाए जाए। तो उदाहरण से सूत्र की ओर या नियम की ओर ये आगमनात्मक थिंकिंग को दर्शाता है। तो आगमनात्मक या स्थूल संक्रियात्मक बच्चा, इसमें बच्चा कैसे सीख रहा है, तो इसमें बच्चा जो है वो मूर्त चीजों से सीख रहा है, मूर्त चीजों से सीख रहा है। यानी कि जो बच्चा है वो उसके सामने जो चीज प्रेजेंट है, उसके सामने जो चीज प्रेजेंट है वो उसी से क्वेश्चन करेगा। अगर यानी आपसे क्वेश्चन आता है कि तार्किकता, तो तार्किकता बच्चा कहाँ पर सीखेगा, कौन सी स्टेज होगी, तो तार्किकता बच्चा लगाएगा किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यानी कह सकते हैं कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाला बच्चा है, यहाँ पर उसके सामने जो चीज प्रेजेंट होगी उसी से वो क्वेश्चन पूछेगा। एज अ लाइक एग्जाम्पल, आपने उसे कोई क्वेश्चन दिया तो वो सिर्फ क्वेश्चन में ही जो है ये कैसे आया, इसमें कैसे जो है इसमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन ये चीज यहाँ पर कैसे आई, ये फार्मूला यहाँ पर कैसे यूज हुआ, तो वो तार्किकता लगाएगा जो चीज उसके सामने प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है। तो वहां पर तार्किकता क्वेश्चन में आती है। तो तार्किकता के लिए आप कौन सी स्टेज फॉलो करेंगे, जीन पियाजे की तीसरी स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। या फिर आगमनात्मक थिंकिंग की बात आ जाए, आगमनात्मक थिंकिंग मतलब बच्चा जो है वो कैसे सीख रहा है, तो बच्चे को पहले आप इस स्टेज में 2 से यानी यहाँ पर जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने स्टेज, 7 से 11 ईयर्स की है। तो 7 से 11 ईयर्स यानी इस स्टेज में जो बच्चा है वो मूर्त चीजों से सीख रहा है। तार्किकता होगी किस स्टेज में होगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन अगर पूछा जाए कि जो तार्किकता है वो औपचारिक है या फिर कह दें अमूर्त तार्किकता, तब अमूर्त तार्किकता आएगी तो आप चौथी स्टेज में ले जाएंगे जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किकता होगी, और तार्किकता किस चीज की होगी, मूर्त चीजों के बारे में होगी। अब मूर्त चीजें क्या होती थी, जिन्हें बच्चा जो है वो स्पर्श कर सकता है, छू सकता है, तो स्पर्श कर सकता है या छू सकता है, देख सकता है, फील कर सकता है। तो ये जो चीज है ये मूर्त चीज है, यानी यहाँ पर टच करके वो जो है सीख सकता है, देख सकता है। तो ये मूर्त चीजें हो गई। तो मूर्त चीजों से सीखेगा, यहाँ पर आगमनात्मक थिंकिंग होगी, ये तीसरी स्टेज में होगा। ठीक है, तीसरी स्टेज को बांटा गया है 3 स्टेजेस में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को 3 चीजों में बांटा गया है।
जो है कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरीज के लिए सीरिएशन या जो है सीरीजाइजेशन या फिर वर्गीकरण कहते हैं, वर्गीकरण। ठीक है, तो सीरीज भी बांटा है, क्लासिफिकेशन भी कर सकता है और संरक्षण भी होगा, कंजर्वेशन भी होगा। कैसे कंजर्वेशन होगा? जो है संरक्षण का मतलब ये है, यहाँ पर आप अगर इसको डिस्कस किया जाए तो कंजर्वेशन का मतलब है कि जो बच्चा है अगर उसके पास कोई भी एस्पेक्ट है, या भी कह सकते हैं कि उसके पास कोई भी चीज इस फॉर्मेट में है और उसके बाद इसी चीज को, यानी जहाँ पे 5 सर्कल थे और एक पास इकट्ठा करके रखे थे, उन्हीं चीजों को अगर यहाँ पर जो है अलग अलग कर दिया जाए, तो अलग अलग कर दिया जाए तो ये चीज जो है यहाँ पर कंजर्वेशन में बच्चा जो है वो इसको समझ जाएगा, यानी इस चीज को समझ जाएगा कि अगर मान लिया एज एग्जाम्पल एक ग्लास पानी है और उस ग्लास को आपने कटोरी में डाला, छोटी कटोरी में, तो ऐसा लाइक मान लिया जो है 1 लीटर पानी है और 1 लीटर पानी को आपने जो है एक जो है पॉट में या एक बर्तन में डाला और इसके अलावा उसी 1 लीटर पानी को एक बॉटल में भर दिया। अब बॉटल का पानी एज अ लाइक हाइट के अनुसार वो ज्यादा लग रहा है, तो जो कंजर्वेशन यहाँ पर जो बच्चा है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो बच्चा है उसको यहाँ पर इरिवर्सिबिलिटी होगी, और यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चा है वो यानी कह सकते हैं कि ये जो है पुनर्विचार, या फिर कह दें कि जो है यहाँ पर बच्चा इस चीज को समझ पाएगा कि जो है बॉटल का पानी और जो लोटे का पानी वो सेम है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चा जो है वो अपने थॉट प्रोसेस में उल्टा जो है वो उल्टा प्रोसेस की जा रही है सीधा, तो उसको समझ जाएगा। लेकिन यानी इसको मैंने यहाँ पर इसलिए ब्रेक किया था कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर बच्चा जो है यानी इसके पास जो है वो रिवर्सिबिलिटी है, रिवर्सिबिलिटी है। रिवर्सिबिलिटी कहाँ पर है? तो रिवर्सिबिलिटी है तीसरी स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन यहाँ पर जो बच्चा है वो इरिवर्सिबल है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी नहीं है। तो रिवर्सिबिलिटी नहीं है यानी वो जो है ये चीज नहीं समझ पाएगा कि यहाँ पर आपने उसको कई सारे सिक्के दे दिए, मान लिया जो है 4-5 जो है, यानी कहते हैं 10 सिक्के दे दिए, 10 सिक्के दे दिए और एक 100 का नोट दे दिया, 100 रुपीज का एक नोट दे दिया। तो अब जो है यहाँ पर जो बच्चे हैं, यानी अगर उसके पास जो है मान लिया, यानी ये जो थे 10 सिक्के जो थे, तो 10 सिक्के उसको ज्यादा लगेंगे कंपैरेटिवली एक 100 रुपए की नोट के। तो यहाँ पर जो बच्चा है, तो यहाँ पर बच्चा पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में जो बच्चा है वो इस चीज को नहीं समझ पाएगा कि जो चीजें हैं अगर यानी जो है इससे कि 100 रुपए ज्यादा है और 10 रुपए कम है तो वो उसको ले, यानी ये चीज यहाँ पर इसके अंदर जो है माइंड में नहीं आई। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाला जो बच्चा है इसके अंदर ये चीज होगी कि क्या ज्यादा है, यानी इसको आयतन या वॉल्यूम जो है अगर एक ही चीज को अलग अलग बर्तन में डाला जा रहा है और अमाउंट उतना ही है, तो यानी उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो फिर लोटे में डाला जाए या फिर बॉटल में डाला जाए या किसी और बर्तन में डाला जाए। तो यहाँ पर यानी इसको पता होगा कि हर जगह अमाउंट सेम है या उतनी ही मात्रा है, तो यहाँ पर ये चीज इसको कंफ्यूजन नहीं होगी, यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी होगी। यहाँ पर जो बच्चा है वो एक एस्पेक्ट के साथ साथ अदर जो है एस्पेक्ट भी देखेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं जो मूर्त संक्रियात्मक वाला बच्चा है, मूर्त संक्रियात्मक वाला बच्चा एक चीज के साथ साथ दूसरी चीजों पर भी जो है ध्यान देगा। एक तरह से कह दें कि जैसे एक बॉटल में जो है एक तरह से पानी डाला, यानी बॉटल में पानी, लोटे का पानी, वो हर चीज को एस्पेक्ट कर रहा है, यानी एक तरह एक थिंकिंग के अलावा सिर्फ उसको एक ही चीज नहीं दिख रही है, इसमें पानी था और वही यानी एक बर्तन में पानी था, तो सिर्फ उसको वही चीज की वही बर्तन चाहिए, वही पानी जो है उतना ही पानी चाहिए, उसको ये चीज नहीं दिख रही, उसको ये चीज दिख रहा है यहाँ पर मूर्त संख्यात्मक वाले को कि वही पानी, यानी वो पानी अगर दूसरे बर्तन में करके दे दिया गया तो भी बराबर ही है, उतना ही है, वो संतुष्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो संरक्षण प्रोसेस जो होगी, कंजर्वेशन का प्रोसेस जो होगा, रिवर्सिबिलिटी होगी जहाँ पर वो मूर्त संक्रियात्मक स्टेज होगी। जबकि यहाँ पर जो बच्चा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो बच्चा है उसके पास जो है इरिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबिलिटी नहीं होगी और वो एक ही एस्पेक्ट को देखेगा। मान लिया यानी उसको जैसे पानी का ही एग्जांपल लिया, उसको सिर्फ और सिर्फ यही दिखेगा कि इस बर्तन का पानी है, अब उसको वही बर्तन चाहिए, यानी वही पानी चाहिए उसको, और कहीं पे भी आप पानी डालें वो नहीं समझ पा रहा है कि बराबर ही है, ले लो कोई दिक्कत नहीं। तो यानी ये एक ही एस्पेक्ट को देख रहा है
और ये कई सारे एस्पेक्ट को देख रहा है, अदर पर्सपेक्टिव को भी। ठीक है, तो मूल संज्ञात्मक अवस्था और पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में ये डिफरेंस हो गया। इसके अलावा बात की जाती है, यानी जैसे मैंने बताया कि तार्किकता कहाँ होगी, तो तार्किकता तीसरी स्टेज में ही होगी। और तार्किकता के अलावा अगर आपको यहाँ पर मान लिया नीचे विजिबल ना हो रहा हो तो ऊपर मैं क्लासिफिकेशन कर देती हूँ। तो यानी तीसरी स्टेज पे जो आप देख पा रहे हैं, तीसरी स्टेज में तो यहाँ पर जो आपने तीन स्टेजेस देखी कि कंजर्वेशन है और क्लासिफिकेशन एंड सीरीज के बारे में है, वर्गीकरण के बारे में। तो कंजर्वेशन आपने देखा कि रिवर्सिबल जो है थिंकिंग होगी उसके पास, और यानी जो है कई एस्पेक्ट को वो देखेगा। और तार्किकता होगी, मूर्त चीजों की तार्किकता होगी, ना कि अमूर्त चीजों के बारे में। अमूर्त चीजें, जो चीजें दिखती नहीं है, वो चौथी स्टेज में आएगा जो है जीन पियाजे का। और इस क्लासिफिकेशन को, इस स्टेजेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई जो क्वेश्चंस आएंगे बस इन्हीं जो है स्टेजेस से। इसके अलावा जो है इन्हीं स्टेजेस के साथ साथ जो बच्चा है वो चीजों में यानी स्कीमा में उसके चेंजमेंट होता जाता है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यानी संगठन और अनुकूलन, एडेप्टेशन एंड जो है एकोमोडेशन, इनसे जो है समायोजन, अनुकूलन, इनसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आपने देखा कंजर्वेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। ठीक है, तो यानी तीसरी स्टेज को आपने तीन भागों में बांटकर पढ़ना है आप, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और जो है सीरीज के लिए। तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि सीरीज का यानी वर्गीकरण जो होगा, तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे क्लासिफिकेशन में, यहाँ पर सीरीज के बारे में तो श्रेणी क्रम या क्रमिक कहेंगे इसको। ठीक है, क्रमिक कहेंगे। ठीक है, हिंदी इसका वर्ड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण है। अब वर्गीकरण में बच्चा मान लिया उसके पास आपने कई सारे उसको दे दिए, कई सारे आपने दे दिए रेक्टेंगल, या आपने कई सारे इसको स्क्वायर दे दिए, और कई सारे रेक्टेंगल दे दिए, और इसके अलावा कई सारे सर्कल दे दिए, और इसके अलावा जो है इसमें से आपने कई सारे जो है ट्रायंगल दे दिए। तो यानी अब बच्चे को जो है वर्गीकरण करना है, तो वो अब यहाँ पर जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 ईयर्स की है, 7 से 11 ईयर्स की। तो ये जो बच्चा है यहाँ पर पूरी तरह से वर्गीकरण कर लेगा। यानी अगर मान लिया कि इनका कलर मान लिया रेड है, इनका ग्रीन है, इनका ब्लू है और इनका व्हाइट है, तो वो कलर के अकॉर्डिंग भी उसको एक पास रख लेगा। कि अगर उसे कहा जाए कि व्हाइट कलर के सारे जो है ट्रायंगल एक साथ रखें, तो ये वर्गीकरण कर ले जाएगा। किस स्टेज वाला बच्चा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाला। यानी यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी वो बकायदा कर पा रहा है कि स्क्वायर को एक पास रखना है, ट्रायंगल को एक पास, और उसके बाद सर्कल को एक पास, और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल। तो यानी रेक्टेंगल एक पास और ट्रायंगल एक पास, तो वो हर चीज को वर्गीकरण कर लेगा कलर के आधार पे भी, और शेप और साइज के आधार पे भी वो अलग कर लेगा। ये तो हुआ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो बात आती है कि सीरीज के भी जो है वो क्रमिक विकास में भी जो है एक तरह से क्रमिक रूप में भी परिवर्तन कर लेगा। क्रमिक मतलब क्या हो गया? तीसरी स्टेज अगर बात की जाए कि क्रमिक, तो क्रमिक के बारे में अगर बात की जाए कि क्रमिकता कैसे जो है वो दर्शाएगा, क्रम के अकॉर्डिंग जो है कैसे बांट पाएगा, तो क्रम के अकॉर्डिंग ही वो बांट पाएगा। एज लाइक आपको यानी क्रमिक विकास जो है क्रमिक के रूप में बांटना है। अब क्रमिक में एज एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दिया, एक बच्चा जो है वो आरोही से अवरोही यानी सीडीपी का क्वेश्चन में अगर जो है क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो है वो आरोही से अवरोही उसको चीजों को बांटना है। अब आरोही से अवरोही तो वो क्रमिक रूप में जो है उसको चेंजमेंट कर लेगा, क्रमिक जो है वो दिखा पाएगा। यहाँ पर क्योंकि बच्चा जो है वो मूर्त चीजें हैं और मूर्त चीजों में उसके पास कल्पना है, वो चीजें देख रहा है कि ये चीज जो है अगर ये आपको ये स्टेज मिलती है, ये जो सीरीज मिलती है, तो ये चीज क्या है? ये क्रमिक विकास को दर्शा रही है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मान लिया मूर्त चीजों से सीख रहा है तो वो बच्चा है तीसरी स्टेज का। क्रमिक रूप में वो चीजों को अलग कर पा रहा है, वो भी जो है तीसरी स्टेज का बच्चा है। जो है श्रेणीबद्ध कर पा रहा है, यानी श्रेणीबद्ध कर पाना, तो श्रेणीबद्ध वाला जो बच्चा है वो जो है तीसरी स्टेज का बच्चा है। इसके अलावा ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि
जो है विकास यानी एज के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है बच्चे का, किसी भी बच्चे की आयु और विकास का ग्राफ जीन पियाजे के अनुसार क्या सही है। तो यानी क्वेश्चन आया था, जैसे प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो श्रेणीबद्ध आप समझ गए कि क्रमिक जो है वो क्रमिक रूप में जो है चेंज कर लेगा, बांट लेगा। तीसरे स्टेज वाला जो बच्चा है मूल संख्यात्मक अवस्था। और आपको जो भी नोट डाउन करने वाला है यहाँ पर लगा, वो आप नोट डाउन कर ले अपने पास अपनी भाषा में। इसके अलावा बात की जाती है कि जैसे क्वेश्चन क्या आया, तो क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, कि क्वेश्चन आया हुआ है कि एज यानी 4 ग्राफ गिवन थे, प्रीवियस ईयर में आया है, आपको किसी साइड पेपर में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एज और यहाँ पर डेवलपमेंट यानी विकास। तो यानी यहाँ पर यानी कैसे कैसे एज बढ़ती गई और एज के अकॉर्डिंग जो है बच्चे का जो है विकास जो है क्या हो रहा, बढ़ रहा है। तो आपको एक ग्राफ ये गिवन था, उसके अकॉर्डिंग दूसरा ग्राफ जो है, वो दूसरा ग्राफ जो है यहाँ पर आप देखेंगे, तो दूसरा ग्राफ इस तरह से यानी एज और यहाँ पर डेवलपमेंट था, तो इसका ग्राफ यू बना दिया गया था। तीसरा जो ग्राफ बनाया गया था, तीसरा ग्राफ जो है वो इस तरह से बना दिया गया एज और डेवलपमेंट का। चौथा ग्राफ जो है वो इस तरह से बना दिया गया और ये एज हो गई और ये डेवलपमेंट हो गया। तो डियर एस्पिरेंट, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एज और विकास का जो भी ग्राफ बनेगा, अगर जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ग्राफ छाटना है तो जीन पियाजे के अनुसार, जो जीन पियाजे उन्होंने क्या दर्शाया है, क्लासिफिकेशन दर्शाया है, वर्गीकरण दर्शाया है और सीरीज के अकॉर्डिंग श्रेणीबद्ध करके समझाया है कि जो जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जा रही है, ये क्या है, एज है 0 से 2 साल का बच्चा, इसका डेवलपमेंट सिर्फ एज के अकॉर्डिंग, यानी कहा जाए क्वेश्चन कि आयु को बहुत महत्व किसने दिया है, तो आयु को बहुत महत्व जो है वो जीन पियाजे ने दिया है। तो आयु को बहुत महत्व किसने दिया, जीन पियाजे ने। तो इन्होंने कहा जो 0 से 2 स्टेज का बच्चा है उसका डेवलपमेंट जो है इस स्टेज तक ही कुछ होगा, यानी थोड़ा सा, या उसने क्या कहा कि यानी उन्होंने क्या कहा कि इंद्रियों की अवस्था से बच्चा सीख रहा है, इंद्रियगामक है। इसके बाद इस स्टेज को उन्होंने पूर्ण संक्रियात्मक कहा और 2 से 7 स्टेज में बांटा। इसके अलावा इसको इन्होंने 7 से 11 ईयर्स और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बांटा। और चौथा स्टेज जो है वो औपचारिक संख्यात्मक अवस्था जो है, औपचारिक या अमूर्त चिंतन कहते हैं। तो औपचारिक या अमूर्त चिंतन जो है ये चौथी स्टेज है। तो चौथी स्टेज में यानी यहाँ पर 11 से 15 ईयर्स जो है, 11 से 15 ईयर ये क्लासिफिकेशन दे दिया गया है। तो ये क्लासिफिकेशन या सीरीज के अकॉर्डिंग बांट दिया गया। तो ये किस ग्राफ को दर्शाता है, किसके ग्राफ को, तो जीन पियाजे के ग्राफ को दर्शाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये तो हुई जीन पियाजे की तीसरी स्टेज। नेक्स्ट जो है चौथी स्टेज में आप क्या देखेंगे, तो चौथी स्टेज के बारे में यानी जीन पियाजे की फोर्थ स्टेज। तो जीन पियाजे की फोर्थ स्टेज क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथी स्टेज क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आगमनात्मक विचार वहां पर देखा था तीसरी स्टेज में, यहाँ पर आप चौथी स्टेज जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर इसको कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि तीसरी स्टेज को आपने जस्ट कहा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो चौथी स्टेज है ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर जो बच्चा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का वो 11 से 15 ईयर्स का है। 11 से 15 ईयर्स का, इसका मतलब कि जो बच्चा है वो इसके अलावा अगर आपसे आ जाता है कि जो बच्चा है वो तर्क करता है लेकिन अमूर्त चीजों से तर्क, यानी क्वेश्चन है कि अमूर्त चीजों से तर्क कर रहा है बच्चा, तो अमूर्त चीजों से तर्क किस स्टेज में करेगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 से 15 ईयर्स वाला जो बच्चा है, यहाँ पर जो बच्चा है 11 से 15 ईयर्स का जो बच्चा है वो जो है उसके सामने जो चीजें हैं उसको तो वो ऑब्जर्व कर ही रहा है। इसके अलावा जो चीजें नहीं दिख रही हैं उन चीजों के बारे में भी सोच सकता है। यानी कौन सा बच्चा जो है जो यानी सामने चीजें नहीं है, अमूर्त चीजों के बारे में परिकल्पना कर सकता है, तर्क दे सकता है, अमूर्त चीजों के बारे में थिंकिंग कर सकता है। ये चीज कौन करेगा, ये चौथी स्टेज वाला बच्चा, औपचारिक संक्रियात्मक स्टेज का जो बच्चा है वो बनेगा। ठीक है। इसके अलावा बात की जाती है जो चौथी स्टेज का जो बच्चा है, तो यहाँ पर जो आपने देखा था कि जो पराहम वाला बच्चा है, यहाँ पर ये बच्चा जो है वो भूत और भविष्य
यानी कह सकते हैं ये भूत और भविष्य, भूत और भविष्य को ध्यान में रख करके, भूत और भविष्य को ध्यान में रख करके, भूत और भविष्य को ध्यान में रख करके जो है डिसीजन दे सकता है, या कोई भी अपना एस्पेक्ट दे सकता है, अपनी थिंकिंग दे सकता है, बता सकता है, अमूर्त चीजों के बारे में तर्क कर सकता है। कौन? चौथी स्टेज का बच्चा है। औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था या अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था कहा जाता है। एज क्या है? 11 से 15 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये तो हुए स्टेजेस है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो जीन पियाजे हैं, ये जीन पियाजे जो है वो 4 स्टेजेस जो है, यानी क्वेश्चन कितने जो है हर जो है, अब आपको आज की क्लास पढ़ने के बाद अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर सेट है, हर सेट का आप क्या करें, हर सेट का जीन पियाजे वाला जो क्वेश्चन है अगर आप उसको पलट कर देखें तो हर सेट में आप जो है कैपेबल हो पा रहे हैं कि नहीं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये आपको देखना है। ठीक है, तो यानी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो जीन पियाजे हैं, एक तरफ तो इनकी ये स्टेजेस हैं, यानी एक तरफ ये स्टेजेस हैं, और स्टेजेस क्या है कि जैसे जैसे आयु बढ़ रही है, जैसे जैसे आयु बढ़ रही है, जैसे जैसे आयु बढ़ रही है, तो वैसे ही क्या हो रहा, वैसे ही विकास का स्तर क्या हो रहा, विकास भी बढ़ रहा है। विकास भी क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। निरंतर विकास भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपसे यहीं से 2 क्वेश्चन हो गए, यहाँ से 2 क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि जो वृद्धि है और विकास है, तो जो वृद्धि है और विकास है उसमें से जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा जो वृद्धि है, वृद्धि स्थिर हो जाएगी जब बच्चा जो है 20 एज का, यानी जो है वृद्धि हमेशा नहीं चलती रहती जीवन भर, वृद्धि 20 अवस्था यानी एज जो है 20 साल की एज के बाद रुक जाएगी, वो उतना ही बड़ा रह जाएगा या 20 एज के बाद। लेकिन जो विकास है, विकास कब से कब तक चलता है? तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतरता होती है इसमें। और इसके अलावा जो विकास है वो गर्भावस्था से या यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है गर्भावस्था, या फिर आपको मिल जाएगा प्रसव पूर्व अवस्था। तो आप मेरी हर एक वर्ड्स को अच्छे से सुनिएगा प्लीज। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो गर्भावस्था है या फिर मिल जाए प्रसव पूर्व अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था। तो विकास जो है, विकास गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था से स्टार्ट होता है और जीवन पर्यंत इवन मृत्यु तक ही चलता रहता है। यानी हर दिन बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, हर चीज हर व्यक्ति जो है हर दिन कुछ नया सीख रहा है। तो ये जो विकास है, ये विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे जो स्टेज है, तो स्टेज में हमने बात की कि यानी जीन पियाजे कहते हैं कि जैसे जैसे आयु बढ़ रही है वैसे वैसे विकास का स्तर बढ़ता जाता है। इसी अकॉर्डिंग यानी एक तरफ तो इन्होंने क्लासिफिकेशन दर्शाया स्टेज का, आयु और विकास का, उसी के साथ साथ इन्होंने दर्शाया कि जो है जैसे जैसे आयु बढ़ रही है बच्चे की जो स्कीमा है, यानी अब आप वर्ड बहुत जो है इसमें बहुत क्लियरिटी लाना जरूरी है। जो यानी कह सकते हैं कि जो जीन पियाजे की चौथी स्टेज जैसे हम लोगों ने सीखा था स्टार्टिंग में, मैंने बताया कि जैसे अनुवांशिकता से कुछ लक्षण आ गए, कुछ उसने पेरेंट्स के बेसिस पे सीख लिया, कुछ उसने समाज से सीख लिया, और लास्ट में उसने जो है औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था यानी 11 से 15 स्टेज आते आते, और उसने अब उसके अंदर जो कुछ कंफ्यूजन थे, कंफ्यूजन टू क्लैरिटी जाएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन टू क्लैरिटी यानी जो उसके अंदर कुछ जो है बच्चा कैसे सीख रहा है, तो हर चीज का यहाँ पर इन वर्ड से आप परिचित हो। यानी विकास के साथ साथ जो जीन पियाजे हैं, तो विकास के साथ साथ इन्होंने अनुकूलन और संगठन को बहुत अच्छे से वर्गीकरण किया है। अनुकूलन और जो है संगठन, तो क्या है ये अनुकूलन और संगठन? तो अनुकूलन मतलब एडाप्टेशन है। ठीक है, तो अनुकूलन और संगठन क्या है? तो इनके अकॉर्डिंग जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, तो इसको बहुत समझना जरूरी है, क्वेश्चन इससे जो है पूछा ही गया है। तो जीन पियाजे का अनुकूलन और संगठन, सबसे पहली चीज स्कीमा क्या होता है आप ये समझे। तो यहाँ पर अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है एसिमिलेशन, एकोमोडेशन जो है या संतुलिनीकरण जो है वो कैसे आएगा, तो यहाँ पर आपको फोकस करना है। तो यानी अगर मैं बात करूं कि ये क्या होता है, तो सबसे पहली चीज की स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा क्या होता है, ये इस वर्ड से आप वाकिफ हो जाए। यानी जब कभी आपको स्कीमा मिलता है तो स्कीमा के बारे में किसने डिस्कस किया है, तो स्कीमा के बारे में यानी स्कीमा के बारे में बताया है तो जीन पियाजे ने
पियाजे ने। अब ये स्कीमा क्या होता है, तो स्कीमा क्या होता है, तो सबसे पहली जो है क्लियरिटी इसमें लाना जरूरी है कि आपने हर चीज की आपके अंदर एक इमेज बनी हुई है, यानी अगर आपसे बात की जाती है मार्कर, आपके अंदर मार्कर की तुरंत जो है इमेज बन जाती है कि मार्कर की बात होगी। आपने बुक की बात की या किसी स्पेसिफिक बुक की बात की या फिर किसी स्पेसिफिक जो है चीज की बात की, पर्सन की बात की, किसी की भी बात की, आपने तुरंत आपका माइंड जो है स्पेसिफिक जगह पर चला जाता है। यानी ये चीज क्या होता है, ये चीज होती है स्कीमा। स्कीमा मतलब हमारे माइंड के अंदर, स्कीमा मतलब हमारे माइंड के अंदर हर चीज की एक इमेज बनी हुई है और वो इमेज जो बनी हुई है उसको हम कहते हैं स्कीमा। अब स्कीमा मतलब आपके अंदर हर चीज का, ये डस्टर है तो डस्टर का स्कीमा आपके अंदर बना हुआ है। मार्कर की बात की तो तुरंत आप मार्कर पे आपका ध्यान जाता है, ये चीज क्या है, ये चीज है स्कीमा। अब आप स्कीमा से कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है अनुकूलन और संगठन, यानी यहाँ पर जो बात की जाती है अनुकूलन और संगठन क्या है, तो अनुकूलन और संगठन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बात करेंगे अनुकूलन और संगठन। सबसे पहली चीज जो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, तो एसिमिलेशन मतलब अगर स्कीमा में आप अपनी स्कीमा में कुछ भी ऐड कर दें, स्कीमा क्या हुआ, जो भी हर चीज का स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्रिएट है, बना हुआ है, वो स्कीमा है, ठीक है। अब स्कीमा में कुछ भी ऐड कर देते हैं, ये आत्मसातीकरण हो गया, उसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन प्रोसेस। यानी ये क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण या आत्मसात करना, आत्मसातीकरण। तो आत्मसातीकरण क्या है, तो आत्मसातीकरण यानी यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जीन पियाजे के अनुसार अगर कोई बच्चा अपनी स्कीमा में चेंजमेंट करके या अपनी स्कीमा में संशोधन करता है और नई चीजें ऐड कर रहा है या संशोधन कर रहा है, अब जब कोई चीज नई चीज ऐड की जाएगी उसको हिंदी में क्या कहेंगे, उसको कहेंगे समावेशन। ऐड करना मतलब समावेश करना, समाविष्ट करना, ऐड करना मतलब समावेश करना, ठीक है। अब कहीं पे भी आपको वर्ड मिलता है कि नई चीजों में जो है यानी उसका जो स्कीमा है उसमें नई चीज ऐड करी जा रही है, वो है समावेश करना या समाविष्ट करना, ऐड करना। आत्मसात करना यानी जो बच्चा है, अब बच्चे ने एज एग्जाम्पल उसने जो देखा कि जो है कैट, और कैट का कलर और उसका स्ट्रक्चर एज अ लाइक, उसके अंदर एक स्कीमा बना हुआ है कि कैट ऐसी होती है, डॉग ऐसा होता है, और यानी हर चीज का अपने अंदर जो है एक स्कीमा बना होता है। ऐसे ही एक छोटे बच्चे से लिया जाए एग्जाम्पल, तो छोटे बच्चे के अंदर भी उसका हर चीज का एक स्कीमा बना हुआ है, यानी आप उससे बॉटल मंगाते तो वो बॉटल ही लेकर आ रहा है, तो ये क्या है, ये उसका स्कीमा है। अब स्कीमा में उसने क्या किया, ऐड किया कोई नई चीज, यानी अब मान लिया कि बच्चों को, मान लिया जो है बच्चे ब्लैक कैट के बारे में जानता था, ब्लैक कैट उसने देखी, यानी ब्लैक कैट जो है उसने देखा था कि ब्लैक कैट होती है या ब्लैक ब्राउन, जो भी उसने देखा। अब उसने कहीं पे भी वो जू गया, चिड़ियाघर गया, अब उसने वहां पर जो है व्हाइट ब्लैक भी जो है व्हाइट जो है कैट जो है व्हाइट कैट देखी, व्हाइट कैट देखी, यानी ब्लैक कैट तो देखी थी और इसने देखा कि व्हाइट कैट भी देखी, और व्हाइट कैट में अब इसने देखा कि ये भी क्या है, कैट है। इसने क्या जाना, इसका स्कीमा था कि जो कैट होती है वो ब्लैक होती है, ठीक है। अब उसने जैसे ही चिड़ियाघर में गया और उसने देखा कि जो व्हाइट कैट है ये भी क्या है, जो व्हाइट कलर की है ये भी कैट है, इसका स्ट्रक्चर, इसने इसके बोलने की आवाज, ये भी क्या है, ये भी कैट जैसी है और इसका कलर केवल व्हाइट है। तो इसने अपने स्कीमा में ये भी ऐड कर दिया कि जो कैट होती है वो ब्लैक के साथ साथ व्हाइट होती है, यानी ये एक नई एडिशनल जानकारी ऐड कर ली थी। अब ऐड करना स्कीमा में इसको कहते हैं, यानी समावेश करना, इस चीज को समावेश कर लिया, ऐड कर लिया, इस चीज को कहते हैं आत्मसातीकरण। एसिमिलेशन प्रोसेस, आत्मसात कर लिया, उसने जान लिया इस चीज को कि जो कैट होती है वो ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एसिमिलेशन के बाद। एसिमिलेशन यानी स्कीमा था उसके पास, ऐड कर दिया उसमें नई चीजों को, और उसके बाद बात आती है कि इक्विलिब्रियम, यानी कह दें कि संतुलनीकरण। और संतुलनीकरण जो प्रोसेस होता है, तो संतुलनीकरण क्या होता है, संतुलनीकरण प्रोसेस होता है, यानी दूसरी स्टेज है संतुलनीकरण, हिंदी मिलेगी आपको संतुलनीकरण की, जो इक्विलिब्रियम। तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे जो है यानी एक तरह से संतुलन बैठाने का कार्य करेगा। संतुलन कैसे, तो संतुलन मतलब उसने ब्लैक कैट देखी थी और ब्लैक कैट उसके अंदर स्कीमा बना हुआ था, जब उसने व्हाइट कैट देखी और उसने खुद से जान लिया कि इसकी आवाज ऐसी है,
सिर्फ, और यानी उसका कार्य जो है उसने देखा उसके बारे में, तो उसने देखा कि ये भी क्या है, ये भी कैट जैसी है, तो ब्लैक के साथ व्हाइट जो है, व्हाइट भी कैट होती है, ये क्या हो गया, अभी भी उसके स्कीमा में चेंजमेंट नहीं हुआ, स्कीमा में चेंजमेंट नहीं हुआ, लेकिन उसमें कुछ ऐड हो गया था, यानी अभी भी माइंड में उसके संतुलन बना हुआ है, कैट का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि कैट ऐसी होती, संतुलन बना हुआ है, ठीक है, अभी भी संतुलनीकरण है दूसरे स्टेज, ठीक है। तीसरे में उसने क्या किया, तीसरे में उसने देखा डॉग, अब डॉग भी कैसा देखा, व्हाइट कलर का, यानी आपने जो छोटे छोटे पपीज देखे होंगे डॉग के, और वो भी क्या हो, वो भी व्हाइट कलर के हों, यानी एज अ लाइक उसने देखा कैट भी ऐसी है, डॉग भी ऐसा ही है, तो उसने अब क्या हुआ, अब जो है डिसइक्विलिब्रियम हो गया, यानी असंतुलनीकरण हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, असंतुलनीकरण हो गया, असंतुलनीकरण, अब वो क्या हुआ, असंतुलन हो गया उसके माइंड में, यानी क्योंकि वो तो इसको भी, जो ये डॉग व्हाइट कलर का डॉग था, इसने इसको भी क्या कह दिया था, इसको भी कह दिया कि ये भी कैट है, क्योंकि उसके अंदर पहले तो संतुलन था दोनों चीजों में, जब तक व्हाइट देखा था, व्हाइट कैट देखी थी, और उसके बाद जैसे ही इसने व्हाइट डॉग देखा, तो अब उसके जो संतुलन था वो बिगड़ गया, यानी अब क्योंकि ये जो व्हाइट जो डॉग देखा इसने, इसकी आवाज डिफरेंट थी इन चीजों से, और इसके अलावा जिसने बताया, उसने भी बताया ये कैट नहीं, ये डॉग है, अब क्या हुआ, उसके माइंड के अंदर जो उसका स्कीमा था वो चेंज होगा, यानी अब उसके अंदर असंतुलन हो गया, माइंड में असंतुलन हो गया, उसको कह रहा है, यानी ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं ये डॉग है, उसको बताया गया, ये क्या हुआ, ये असंतुलन हो गया, उसके माइंड में असंतुलनीकरण हो गया। अब लास्ट स्टेज क्या होगी, अब उसको बताया जाएगा कि ये जो कैट है लेकिन ये डॉग है, यानी अभी तक इसने अपने आप से सोचा था कि ये जो भी व्हाइट कलर का दिख रहा है ये भी डॉग है, यानी कंपेयर किससे किया था, जैसे ही व्हाइट कैट है, और चूंकि इसने ब्लैक और व्हाइट कैट देखी ही थी, इसके अलावा जैसे ही इसने व्हाइट डॉग देखा तो इसने सोचा ये भी क्या है, ये भी कैट ही है, लेकिन जब तक यानी इसके माइंड में जो है ये कंफ्यूजन था, ये असंतुलन हो गया था कि ये भी कैट है, लेकिन जब उसे बताया गया कि ये डॉग है, ये देखिए ये ऐसे भौंकता है, यानी इसकी आवाज डिफरेंट है कैट से, तो अब वो क्या हुआ, अब उसने जान लिया कि कैट की आवाज म्याऊ की है और डॉग की आवाज भौंकने की है, बार्किंग की, तो अब उसने दोनों में अंतर कर लिया कि ये कैट है और ये डॉग है, यानी अब उसने असंतुलन के बाद उसके माइंड में जैसे ही असंतुलन हुआ, क्वेश्चन क्रिएट हुए, उसने उस असंतुलन को जो है उसको पूरी तरह से सॉल्व आउट वो प्रॉब्लम करी, और यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर समायोजन हो गया उसके माइंड में, लास्ट प्रोसेस क्या है, तो लास्ट प्रोसेस जो है एकोमोडेशन, यानी एक तरह से उसने क्या किया, समायोजन, अब समायोजन चौथी स्टेज है, यानी लास्ट में यानी उसने क्या किया था, आत्मसातीकरण था, स्कीमा क्या हुआ, संतुलनीकरण क्या प्रोसेस है, असंतुलन कब उसके माइंड में हो रहा है, समावेश करना क्या है, ऐड करना, समावेश करना है स्कीमा में कोई चीज, इसके अलावा समायोजन क्या है, तो समायोजन ये हो गया कि यानी अब उसको जब उसने जान लिया कि जो डॉग है ये है, डॉग की फीचर्स ये होते हैं, कैट के फीचर्स ये होते हैं, तो कैट और डॉग में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको जान लेना, अलग अलग कैटेगराइज कर लेना, तो अब ये हो गया, अब इसने दोनों में अंतर कर लिया, ये चीज हो गई समायोजन, अपने माइंड में उसने समायोजित कर लिया कि कैट का स्ट्रक्चर ये है, डॉग का स्ट्रक्चर ये। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई कि संगठन या अनुकूलन क्या है, तो यानी जो चीजें बच्चा क्या है, अनुकूलन यानी जो है समाज से कुछ ना कुछ जो है हर दिन जो है वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, और सीखते सीखते उसने पहले कैट को सीखा कि ये कैट होती है, फिर उसने डॉग को देखा, डॉग में अंतर सीखा, कैट और डॉग में अंतर सीखा, दोनों के फीचर्स में क्या क्या अंतर है ये सीखा, तो ये चीजें क्या है वो समाज से अपने स्कीमा में धीरे धीरे उसके चेंजमेंट होता जा रहा, उसमें समायोजन होगा, लास्ट में समायोजन के बाद उसको परफेक्ट जो चीज जैसी होती है जिस वे में उसको वो चीज पता चल रही है। तो ये तो हो गया संगठन और अनुकूलन के बारे में हम लोगों ने सीखा, और इस चीज को बेसिकली आप नोट कर लें अपने पास, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको ऑप्शन होगा कि कोई जो बच्चा है वो अगर कोई बच्चा जो है अगर अपनी स्कीमा में चेंजमेंट करता है, संशोधन करता है, तो ये समावेशन है कि ये समायोजन है कि ये जो है एक तरह से जो है एक तरह से इसी में और एग्जांपल दे देगा, तो स्कीमा है या फिर संतुलनीकरण है या असंतुलनीकरण है, तो आपको ये चीज जो है यहाँ पर जो है मार्क आउट करनी पड़ेगी। तो ये तो होगी जो है इस चीज के अकॉर्डिंग, यानी जैसे जैसे बच्चे का विकास हो रहा वैसे वैसे उसकी स्कीमा में उसके यानी उसके माइंड में जो है चीजों की क्लियरिटी आ रही है, यानी कंफ्यूजन टू क्लियरिटी बच्चा जा रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यही स्टेज हुई, पहले क्या हुआ, यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया था, संतुलन था जब तक नहीं तब तक तो इक्वल प्रोसेस था, दोनों में इक्वली उसने क्या कर लिया था कि ब्लैक और व्हाइट में कैटेगराइज कर लिया था दोनों कैट,
तब तक तो संतुलन था, लेकिन जैसे ही यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ डॉग को देख करके कि ये भी थोड़ा अंतर है लेकिन ये भी कैट जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया, असंतुलन हुआ या कंफ्यूजन हुआ, अब कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया, इसको कह दिया गया समायोजन, यानी कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, बच्चा जाने की कोशिश कर रहा। ठीक है, ये तो हुआ आपका स्कीमा प्रोसेस और जो है जीन पियाजे का जो, यानी इसमें क्या डिफरेंट होता है इस चीज को आपने समझा, संगठन क्या है, अनुकूलन क्या है, इस चीज को समझा, इस वर्डिक्ट को समझा। और कई क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में से पूछे गए। आपका काम है कि आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर हो या फिर मैं जो सॉल्व कराऊंगी उसमें आप देखेंगे इसका यूज कि कैसे कैसे जो है क्वेश्चन जो है जीन पियाजे से पूछे गए हैं, स्टेजेस एंड इस प्रोसेस से कि जो संगठन क्या है, अनुकूलन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये तो हुई जीन पियाजे की बात। जीन पियाजे में हम लोगों ने स्टेजेस देखी और बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, सेल्फ जो है सेल्फ सेंटर्ड या कहते हैं इगोसेंट्रिक बच्चा जो है, और इगोसेंट्रिक बच्चा को कम करके यहाँ काइंड होने, इसकी बात हो गई जीन पियाजे की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाइगोत्स्की, और वाइगोत्स्की की जैसे ही मैंने बात की तो वाइगोत्स्की की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर जीन पियाजे में, अगर मैंने शायद स्टार्टिंग में बताया कि नहीं आपको कि जीन पियाजे कहाँ से बिलोंग करते थे, ये क्वेश्चन भी आता है। तो जीन पियाजे जो है वो स्विट्जरलैंड के थे, स्विट्जरलैंड के थे, स्विट्जरलैंड, यानी जीन पियाजे कहाँ के थे, तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और बेसिकली इनके जो बच्चे थे इन्होंने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया स्टार्टिंग में। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाइगोत्स्की की। वाइगोत्स्की क्या है, तो वाइगोत्स्की जो है, यानी मैंने सोचा कि आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसमें ये चीज दिक्कत करती है अगर जो है इसको इस चीज को डिस्कस ना किया जाए, तो इसलिए इस चीज को डिस्कस करना थोड़ा जरूरी लगा। तो यहाँ पर आप देखें वाइगोत्स्की क्या करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। वाइगोत्स्की मतलब यहाँ पर आप देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। तो जो बच्चा है उसमें जो है, यानी वो सबसे पहले जो है वाइगोत्स्की क्या कहना है, जो बच्चा है वो समाज से सीख रहा है, संस्कृत से सीख रहा है। यानी जीन पियाजे से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, और यहाँ पर जस्ट रिलेट कि जीन पियाजे कह रहे हैं कि जो पहले जो है बच्चे के अंदर जो है वो पहले विचार आता है, उसके बाद भाषा आती है। पहले विचार आता है, उसके बाद क्या आती है, भाषा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और इसके जो है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन दे देगा कि जीन पियाजे के अनुसार किसी भी बच्चे में पहले भाषा आती है कि विचार, कि पहले विचार आता है कि भाषा, या भाषा और विचार साथ साथ चलते हैं, या फिर जो है या इनमें से कोई नहीं, कोई भी जो है ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यानी यहाँ पर आपको पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए। जो जीन पियाजे है वो कह रहे हैं कि पहले विचार आता है, उसके बाद भाषा। और इस चीज का इन्होंने तथ्य और प्रमाण कैसे दिया, इन्होंने बताया कि जो बच्चा है, क्योंकि बच्चा जो है एज के अकॉर्डिंग उसका विकास हो रहा है, जैसे जैसे उसका एज बढ़ रही है वैसे उसका विकास हो रहा है। यानी एज के साथ साथ उसमें कुछ विचार भी आते जाते हैं, यानी जैसे जैसे उसका विकास होता जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ जो है अपने सीमा में चेंजमेंट करते हुए, समायोजन करते हुए उसमें विचार आएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। यानी स्कीमा को पूरी तरह से स्कीमा को चेंज कर रहा है और कंफ्यूजन टू क्लैरिटी जा रहा है। जब कंफ्यूजन टू क्लैरिटी जा रहा है बच्चा, एक तरह से इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्लैरिटी आती जाएगी चीजों में, और फिर उसके बाद वो उसकी थिंकिंग प्रोसेस अलग हो जाएगी। यानी जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसमें वो मूर्त चीजों से सीख रहा है, उसके बाद तर्क और कल्पना के बेसिस पे अमूर्त चीजों से सीखता चला जा रहा है। यानी विचार पहले आ रहा है, उसके बाद भाषा आएगी। ये कौन कहते हैं, ये जीन पियाजे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग बात करना है वाइगोत्स्की की। तो वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि जो बच्चा है वो अपने समाज से सीख रहा है, संस्कृति से सीख रहा है, परिवेश से सीख रहा है। यानी जो बच्चा है उसके आसपास का कैसा एनवायरनमेंट है, और उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, यानी अगर अच्छा परिवेश है, अच्छा वातावरण है, तो वो उसके अकॉर्डिंग सीखेगा, और जैसे उसकी संस्कृति होगी उसके अकॉर्डिंग सीखेगा। यहाँ पर भी जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अगर मान लिया कि कोई बच्चा है, क्वेश्चन है जैसे कि प्रीवियस ईयर का आया हुआ, और पूछा गया जैसे कि एक क्लास में, एक कक्षा में जो है बच्चों को समझाते हुए यहाँ पर क्या हुआ, लोकगीतों को शामिल कर दिया गया। अगर जो है किसी क्लास में लोकगीतों को शामिल किया गया तो क्या ये सही है या गलत? तो लोकगीतों को शामिल करना कक्षा में ये सही है प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जब लोकगीतों को क्लास में पढ़ाया जा रहा, समझाया जा रहा, बच्चे एक दूसरे की संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। यानी हर जगह का लोकगीत अलग अलग है,
जो है जैसे महाराष्ट्र जो है यूपी, हर जगह का लोकगीत अलग अलग है और अलग अलग लोकगीतों को पढ़ाने से या जो है इसमें समावेश करने से, पढ़ाने से बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा जो है अलग अलग संस्कृति से परिचित हो रहा है। और अलग अलग संस्कृति से परिचित हो रहा है इसका मतलब कि वो जो है यानी यहाँ पर जो बच्चा है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर जो है वो अलग अलग संस्कृति से जो है विकास हो रहा है, उसका जो है समाज से इंटरेक्ट कर रहा है, वो हर चीज को सीख रहा है। इसको कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। किसने बहुत महत्व दिया है, वाइगोस्की ने इसको बहुत महत्व दिया है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को। ठीक है कि जो बच्चा है वो समाज से सीख रहा है। यहीं पर जस्ट पूछा जाता है दूसरा कि वाइगोस्की के अनुसार पहले भाषा आती है और उसके बाद विचार, यानी राइटर का नाम दे देगा आपको और उसके अकॉर्डिंग 4 स्टेटमेंट दे देता है। स्टेटमेंट भी ऐसे देता है कि वाइगोस्की के अनुसार पहले भाषा आती है कि विचार, या फिर पहले विचार आता है कि भाषा, या भाषा और विचार साथ साथ आते हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार पहले भाषा आती है उसके बाद विचार आता है। तो भाषा और विचार में डिफरेंट क्या है यहाँ पर आप देखेंगे तो जो भाषा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वाइगोस्की क्या कह रहे हैं, वाइगोस्की कह रहे हैं कि बच्चा समाज से इंटरेक्ट करना। अब समाज से सबसे पहले बच्चा बोलना और जो है उस परिवेश में ढलना सीखता है। यानी अगर समाज की बात की जाए तो बच्चा सबसे पहले समाज से सिर्फ और सिर्फ भाषा ही सीख सकता है, यानी उनका रहना सहना और जो है रहना और कैसे बातचीत कर रहे हैं, इस चीज को वो सबसे पहले जो है एक्सेप्ट करेगा। तो यानी भाषा कहाँ से आएगी, समाज से आएगी। और जैसे जैसी भाषा आएगी और उसके बाद ये भाषा के साथ साथ भाषा के बाद जो है विचार या थिंकिंग प्रोसेस होगा। और यहाँ पर इन्होंने इस चीज को डिस्कस करते हुए कहा कि जैसे यानी यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो भाषा है, भाषा जो है पहले आ गई, विचार बाद में किया। यानी बोल बच्चा जो है वो समाज के थ्रू, समाज में जैसा बोला जा रहा है वैसा बोल रहा है, उसके बाद वो विचार कर रहा है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। लेकिन यहीं पर जस्ट अपोजिट जीन पियाजे कह रहे थे कि विचार पहले आ रहा है, भाषा बाद में आ रही। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाइगोस्की की। तो वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश जहां भी आपको दिखता है तो इसके बारे में बात जो है वो वाइगोस्की ने ही की है, महत्व दिया है। दूसरी चीज वाइगोस्की ने जो अहम केंद्रित बच्चा था, इगोसेंट्रिक या अहम केंद्रित बच्चा था, उसको इन्होंने क्या कहा, उसको इन्होंने बहुत महत्व दिया है अहम केंद्रितता को। और इस चीज को इन्होंने क्या कहा, इस चीज को इन्होंने कहा प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच कहा, प्राइवेट स्पीच। और प्राइवेट स्पीच यानी यह कहा जाए कि व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता। तो व्यक्तिगत वार्ता जो है वो वाइगोस्की ने किसको कहा, यानी जो बच्चा है वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को गाइड करने के लिए एज अ लाइक पथ प्रदर्शन के रूप में अपने आप को वो बोल रहा है, अपने आप को वो जो है यानी गाइड कर रहा है। इसको कहते हैं यहाँ पर वाइगोस्की इस अहम केंद्रिता को कह रहे हैं व्यक्तिगत वार्ता। यानी बच्चा अगर खुद से बोल बोल कर बातें कर करके कुछ भी चीज बना रहा है, कुछ भी सीख रहा है, तो वो अपने आप को गाइड कर रहा है, एज अ मोटिवेटर कार्य कर रहा है। तो इसे इन्होंने प्राइवेट स्पेस, इन्होंने कहा, वाइगोस्की ने कहा ये व्यक्तिगत वार्ता बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा जो है इससे मोटिवेटेड है, जो है पूरी तरह से केंद्रित है उस चीज के प्रति जिस चीज को वो बना रहा है। यानी एज अ लाइक वो किसी खिलौने की या खिलौने की गाड़ी है, उसको वो जॉइंट कर रहा है, तोड़ रहा है या बना रहा है और कुछ बोलता जा रहा है, इससे वो अपने आप को रास्ता दिखा रहा है कि उसे अब क्या करना है या फिर इसको कैसे जोड़ना है। तो ये इस चीज को जो है बहुत महत्व देते हैं वाइगोस्की। जस्ट इसके बाद बात की जाए कि यानी समाज से इंटरेक्ट करना वाइगोस्की बताते हैं, सांस्कृतिक परिवेश से रिलेट करना वाइगोस्की बताते हैं, व्यक्तिगत वार्ता की बात या इगोसेंट्रिक को बहुत महत्व देने की बात वाइगोस्की करते हैं। जस्ट रिलेट करते हैं हम लोग थर्ड चीज जो है यहाँ पर वाइगोस्की के बारे में। तो वाइगोस्की क्या कहते हैं, वाइगोस्की के बारे में, तो वाइगोस्की तो यहाँ पर जैसे अगर मान लिया मैंने 3 सर्कल बनाए, तीन सर्कल बनाए और इन 3 सर्कल में हम दर्शा सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाषा को महत्व दिया, इन्होंने सामाजिक परिवेश को महत्व दिया, सामाजिक परिवेश को, इसके अलावा इन्होंने संस्कृति को महत्व दिया, संस्कृति को महत्व दिया। ठीक है, इन तीनों चीजों के बारे में किसने बताया, वाइगोस्की ने बताया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाइगोस्की के बारे में। तो जस्ट यहाँ पर आपको 3 चीजें और मिलेंगी और वो 3 चीजें क्या हैं, तो यहाँ पर 3 चीजें हैं। सबसे पहली बात अगर जेडपीडी कहा जाता है, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है।
आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी, इसको कहते हैं निकटस्थ विकास, निकटस्थ जो है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, या फिर कह सकते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, विकास का क्षेत्र, या फिर कह दे संभाव्य विकास का क्षेत्र। तो अगर ऐसी वर्डिक्ट आपको मिलती है तो आप कंफ्यूज मत होइए, जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। या फिर यहाँ पे आपको बहुत जो है 2019 और क्वेश्चन है 2019 में सीटेट के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए और 2 क्वेश्चन में क्वेश्चन था जेडपीडी से ही रिलेटेड। लेकिन अगर यहाँ पर आपको वर्डिक्ट जो है आप कंफ्यूजन जो है, अगर आपको कभी जो है क्वेश्चन मिलता है सीटेट में, तो आप जो है जो हिंदी वर्डिक्ट देखने के अलावा जो है इंग्लिश का जो सेंटेंस दिया जाता है आप उसे भी देख लिया करें। क्योंकि 2019 में क्या हुआ कि 2019 में जो क्वेश्चन आया वाइगोस्की से रिलेटेड, तो वाइगोस्की से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया उसमें उन्होंने दे रखा था कि जैसे मचान का जो सिद्धांत है, मचान का सिद्धांत, मचान का सिद्धांत, सिद्धांत या स्कैफोल्डिंग कहते हैं जिसको, स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग जो है, स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत किसका है या मचान का सिद्धांत जो है वो जो है वाइगोस्की का। क्वेश्चन था यहाँ पे 2019 और 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन वो भी कैसे, तो यहाँ पर उन्होंने स्कैफोल्डिंग इंग्लिश वर्जन में उन्होंने स्कैफोल्डिंग गिवन था, लेकिन जो हिंदी था, हिंदी में उन्होंने दे रखा था पांडा या ढांचा, पांडा या ढांचा। अब यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हुई कि ये क्या है, मतलब एज अ लाइक आप सुनोगे तो लगेगा कि किसी जानवर का नाम वगैरह यहाँ बोल दिया, और वो भी किसी राइटर यानी किसी ऑथेंटिक या इनके अनुसार, तो ये क्या चीज है पांडा या ढांचा। तो आप इस चीज के लिए बेसिकली कंफ्यूज मत हो, क्योंकि आप तुरंत ही अगर इसकी इंग्लिश वर्जन आप देख लेते तुरंत स्कैफोल्डिंग गिवन थी, तो स्कैफोल्डिंग इसने देख लिया, उसने तो सही कर दिया, और बाकी इसकी हिंदी वर्डिक्ट जो है वो काफी टफ लगी लोगों को कि पांडा ढांचा क्या है। तो यानी पांडा या ढांचा जो है वो स्कैफोल्डिंग को ही दर्शा रहा था। तो पांडा ढांचा कहा जाए, मचान का सिद्धांत कहा जाए या जेडपीडी कहा जाए, तीनों चीजें समझ लीजिएगा, आप तीनों चीजें एक ही हैं। और इसमें क्वेश्चन जो है बहुत जो है घुमा फिरा करके इसमें किसी भी नाम को उठाकर रख देगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको स्कैफोल्डिंग दे सकता है या दोनों वर्जन में आपको पांडा ढांचा, लेकिन पांडा ढांचा की जो इंग्लिश देगा वो स्कैफोल्डिंग देगा, तो आप पकड़ ले जाएंगे। या फिर अब तो आप इस शब्द से भी परिचित हो गए कि ये शब्द जो है वो वाइगोस्की के जेडपीडी सिद्धांत को ही बताना है। तो पांडा ढांचा कहा जाए या मचान का सिद्धांत कहा जाए या स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत कहा जाए, इसके अलावा या जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर कहा जाए निकटस्थ विकास का क्षेत्र, या फिर कहा जाए समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसके अलावा कहा जाए अगर संभाव्य विकास का क्षेत्र, संभाव्य विकास का क्षेत्र, संभाव्य विकास का क्षेत्र, संभाव्य विकास का क्षेत्र, ये चीज किसके बारे में है, ये सारी चीजें किसने बताई, तो ये सारी चीजें वाइगोस्की ने बताई। अब एक चीज को समझने, आप जेडपीडी समझने या मचान का सिद्धांत समझने या संभाव्य विकास का क्षेत्र, बात जो है तीनों की एक ही है। क्या तीनों की एक ही है? तो यानी कहा जाता है कि जो बच्चा है, अब बच्चा कोई कार्य कर रहा है, एज अ लाइक बच्चा साइकिल चला रहा है, और छोटे में आपने देखा होगा जो छोटे यानी जो बच्चे स्टार्टिंग में उन्हें पीछे से सपोर्ट करना पड़ता है साइकिल चलाने के लिए, और लास्ट में जो है धीरे धीरे जब बच्चा वो परिपक्व हो जाता है साइकिल चलाते हुए, तो साइकिल पीछे वाला जो बंदा होता है वो उसको छोड़ देता है, और उसके बाद यानी वो साइकिल जो है वो जो सेल्फ बच्चा अपने आप से चलाने लगता है। यानी मचान का सिद्धांत या जेडपीडी कहता है कि जब तक सहारा जो है बड़ा वाला बड़ा पर्सन जो है तब तक सहारा दे रहा है जब तक कि वो बच्चा खुद से वो कार्य ना करने लगे। वही चीज यहाँ पे है जेडपीडी का सिद्धांत या निकटस्थ विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी जो बच्चा है, अगर मान लिया उस बच्चे के पास कैपेसिटी है किसी भी चीज को करने की, तो अगर बच्चे के पास कैपेसिटी है किसी चीज को करने की और अगर उसमें किसी बड़े के द्वारा कोई हेल्प कर दी जाती है, तो वो जो अगर बड़े के द्वारा कोई हेल्प कर दी गई, वो काम आसानी से वो बच्चा कर पा रहा है, वो काम आसानी से कर पा रहा है, यानी उसका कार्य वो जो है फुलफिल हो गया। तो अगर वो कार्य उसका फुलफिल हो गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि संभाव्य विकास का क्षेत्र या निकटस्थ, मतलब जो है उसका गोल जो है वो निकट आने वाला था, बड़े के द्वारा उसको जो है सपोर्ट दे दिया गया। अब जब किसी बड़े ने क्या कर दिया,
या फिर इसको और भी नाम दिया जाता है मोर नॉलेज जो है अदर, या फिर कहा जाए MKO। MKO यानी तीसरी चीज कहा जाए MKO। MKO क्या होता है? MKO प्रोसेस किसकी है? ये भी वाइगोस की है। तो MKO प्रोसेस क्या है? MKO मतलब मोर, M फॉर मोर, K फॉर नॉलेज, K फॉर नॉलेज और O फॉर अदर, अदर। ठीक है, मोर नॉलेज अदर इसको कहते हैं। मोर नॉलेज अदर मतलब हर जो है, हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति यानी वो छोटा हो या बड़ा, हर व्यक्ति के पास अगर मान लिया पर्टिकुलर चीज में उसके पास ज्यादा ज्ञान है और यानी ज्यादा अच्छे से जो है बता सकता है, तो वो आपको अगर वो हेल्प कर रहा है उस चीज के लिए या पर्टिकुलर जो है क्षेत्र में किसी के द्वारा हेल्प कर दी जाए और तब आप अपने गोल को, अपने अचीव को आप पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं अपने गोल को, तो उसे क्या कहते हैं? वो एक तरह से ZPD को दर्शाता है। यानी किसी बड़े के द्वारा भी आपको हेल्प दी जा सकती है या जो आपको उस विषय वस्तु के क्षेत्र में जो आपसे ज्यादा जानता हो उसके द्वारा आपको हेल्प कर दी जाए। तो यानी मोर नॉलेज अदर के द्वारा दे दिया जाए तो आप उस काम को जो है भली भांति कर पा रहे हैं। इसी को कह रहे हैं निकटस्थ विकास, यानी विकास का वो एरिया, क्षेत्र जहां पर आप गोल पाने भी वाले थे, यानी आसान रास्ता, यानी आप गोल पा सकते हैं, आपके पास कैपेसिटी है, लेकिन किसी बड़े के द्वारा आपको मोटिवेट कर दिया गया या आपको सहारा दे दिया गया या गाइड कर दिया गया, तो आपने उस गोल को जो है आसानी से अचीव कर लिया, जो है पा लिया। तो ये जो है यहाँ पर जो है गोल जो होगा वो आप कर पा रहे हैं, कैपेसिटी होगी आपके अंदर। सिर्फ जो दूसरा बंदा है या दूसरा जो पर्सन है वो आपको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट करेगा या थोड़ा सा जो है मोटिवेट कर दिया, सपोर्ट कर दिया या रास्ता दिखा दिया, तो आप उस चीज को जो है क्रॉस कर गए या पार कर गए। तो इसे कहते हैं जेटलिंग। एग्जाम्पल कैसे? एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि कोई बच्चा जो है मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था और मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए वो रुक गया, लेकिन किसी उसकी बड़ी दीदी या बड़े किसी बच्चे के द्वारा उसको जो है थोड़ा सा बता दिया गया या कोई सूत्र ही एक बता दिया जाए। जैसे कि आप क्या करते थे कि जो है पढ़ते समय अगर आप रुक जाते या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप रुक गए, आपकी थिंकिंग नहीं वहां पर काम कर रही, किसी बड़े ने आपको हल्का सा भी हिंट दिया, आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ये क्या हुआ? ये हुआ निकटस्थ विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, इजिली आपने इस चीज को कनेक्ट किया। तो यहाँ पर आपने मचान का सिद्धांत, पांडा ढांचा, स्कैफोल्डिंग, निकटस्थ विकास, समीपस्थ विकास या संभाव्य विकास को समझा, MKO मोर नॉलेज अदर को समझा, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को समझा, और वाइगोस्की जो है उनके अनुसार जो है पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। और इसी के साथ साथ यानी ये वाइगोस्की यहाँ से खत्म होता है और जीन पियाजे को इन डेप्थ आपने सीखा और इससे कई क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं हर जो है सेट में, इसलिए इस चीज को डिस्कस करना और जो भी सही लगा यानी। और इसके साथ साथ हम लोग जो है पर्टिकुलर राइटर के अकॉर्डिंग, जैसे कि किसी दिन जो है किसी की थियरीज पढ़ ली और जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं मैक्सिमम, तो उस थियरीज को यानी पर्टिकुलर थियरीज को हम लोग जो है पर्टिकुलर वे में कवर कर लेंगे। और इसके साथ साथ जो है हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो PDF के थ्रू कवर कर लेंगे। और माय डियर एस्पिरेंट, जो मैंने अभी तक ही कवर करा दिया है उसे आप प्लीज पूरी वीडियोस को देख लें और जिससे आप आसानी से कनेक्ट कर पाए। जो भी कंफ्यूजन हो आपको इस क्लास से शायद जीन पियाजे और वाइगोस्की क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं मुझे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। एज अ सिस्टर आप मुझे कुछ भी जो है कोई भी जो है सजेशन दे सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको अगर किसी भी तरह की हेल्प मिल रही हो इन वीडियोस से तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों तक ये चीजें जो है वो पहुंच जाए। डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। एंड फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो कवर करते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।